हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके अभ्यास के प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, और इस अभ्यास के प्रश्न से ही आप लोग के बोर्ड एग्जाम में डिट्टू क्वेश्चन सेम टू सेम आते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये जो अभ्यास के प्रश्न हैं इनको लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ आप अपने कोचिंग में या स्कूल में इसे लगा चुके होंगे एक बार। अगर नहीं लगाए हैं तो फिर तो आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर लगा लिए हैं एक बार तो आप एक बार देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी नई चीज़ें हो सकता है आपको सीखने को मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्टिंग के मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले बोलूँगा यार, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो आपके स्क्रीन पे कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे इस पेन से हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लड़के गलत करते हैं, सत्य कथन छाट देते हैं। असत्य हमें बोला है कि असत्य कथन छाटना है, ठीक है। तो चलो, और हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि हमें ये एक अभिक्रिया दी हुई है, आप लोग देख सकते हो ये अभिक्रिया दी हुई है और इससे रिलेटेड ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सॉरी 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। और इन चारों में से कौन कौन मतलब स्टेटमेंट गलत है, यहाँ ये ऑप्शन आपको चूज करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इन चारों स्टेटमेंट में से हम चूज कर लेते हैं कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ आप देख रहे हो बार बार कि ये अपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी यहाँ अपचयन उपचयन अभिक्रिया का यूज हुआ है इसमें, ठीक है। तो देखिए जो ये अपचयन उपचयन अभिक्रिया है ना, काफ़ी थोड़ी कन्फ्यूजन मतलब टाइप की होती है आप लोग के लिए, सबके लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं समझा दूं, उसके बाद इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। देखो, अपचयन मीन्स क्या होता है, दो चीजें होती है, एक अपचयन होता है, ठीक है, एक अपचयन होता है और एक क्या होता है, एक होता है उपचयन। आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है। अपचयन और यहाँ पे देखिए क्या है, अप है, ठीक है, और यहाँ पे उप है। तो इस चीज से ध्यान देना, जहां अप है इस चीज से आप ध्यान देना, एक मिनट। ये जहां ये अप है ना, आ रहा है, वहां समझ जाइए कि ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी मीन्स अपचयन और ऑक्सीजन की अधिकता मीन्स उपचयन, ठीक है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी और यहाँ ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। इस चीज को बस ये इतना चीज ध्यान देना, बस आपका एकदम मतलब इससे रिलेटेड थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा इस अभिक्रियाओं से रिलेटेड। आप एक ही याद रखिएगा ना कि अपचयन जो होता है, अ जहाँ आता है वहाँ कमी होती है। तो अपचयन मीन्स कमी, तो ये कमी हो गया, तो उपचयन में सामान्य है कि वृद्धि होगी। बस अब चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसके लिए मैं ये पेन ले लेता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हम लोग का कि ये अभिक्रिया है, जैसे पीबीओ है, पीबीओ, इसको पीबी मीन्स लेड होता है, जो पीबी होता है इसको हम लेड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पीबी और ओ है, मतलब लेड ऑक्साइड है। जब ये कार्बन, देखिए कार्बन से अभिक्रिया करता है और आगे क्वेश्चन में ये एस लिखा है, इसका मतलब कार्बन सॉलिड रूप में है, और यहाँ भी एस लिखा है क्वेश्चन मतलब ये पीबीओ यानी लेड ऑक्साइड सॉलिड रूप में है। ये हमने पीछे जब कॉन्सेप्ट की वीडियो पढ़ रहे थे तो उसमें इसको हमने पढ़ा था। तो जब लेड ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करता है, आप लोग देख सकते हो, तो ये बीच में तीर है, तीर के इधर वाली चीज़ें आप लोग जानते हो कि क्या होता है, उत्पाद होता है, और इधर वाली तीर की चीज़ें जो होती है अभिकारक होती है। तो जब लेड ऑक्साइड और कार्बन अभिक्रिया करते हैं तो इधर दिखा रहा है कि लेड बनता है और कार्बन सॉरी मतलब यहाँ कार्बन अभिक्रिया करता है, लेड ऑक्साइड और कार्बन अभिक्रिया करता है, तो लेड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये अभिक्रिया है हम लोग का, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि सीसा, फर्स्ट में बोल रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है। अब देखो यहाँ पे पीबीओ है और यहाँ पीबी हो जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। तो ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है तो कमी मीन्स अपचयन, अपचयन मीन्स वही, उसी को एक शब्द बोल मतलब लिख देता है, अपचयित होना। अपचयित होने का मतलब कि वही अपचयन होना, ठीक है। तो इससे भड़कना नहीं है, अपचयित होने का मतलब अपचयन से ही है, ठीक है। तो यहाँ सीसा अपचयित हो रहा है, तो देखो पीबीओ में आपका बोल रहा है कि आपका पीबी हो जा रहा है, तो ये सीसा अपचयित हो रहा है। तो ये कथन गलत है। क्यों गलत है, इस पेन को मैं यूज करता हूँ। देखो यहाँ इस ये कथन फर्स्ट गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पीबीओ है, पीबीओ में से आप लोग का जो पीबीओ है लेड ऑक्साइड, इसमें से आपका ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है और पीबी यहाँ पे मतलब आपका क्या हो रहा है कि पीबी यहाँ पे आपका बच जा रहा है। तो लेड ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, न कि केवल
पीबी शीशा अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो ये कथन गलत है क्योंकि केवल शीशा यानी वही लेड बोला अपचयित हो रहा है, तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। लेड नहीं बल्कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। और देखिए यहाँ चौथा ऑप्शन भी है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ये चौथा ऑप्शन सही है लेकिन पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब देखिए सेकंड में यहाँ पे लिखा है, सेकंड आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे देखिए कार्बन ना उपचयित हो रहा है, क्योंकि देखिए कार्बन के साथ यहाँ पे अभिकारक के बाद यहाँ उत्पाद में देखिए इसके साथ मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया है। मतलब एक तरह से बोले कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इसका मतलब मतलब एक तरह से ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, और ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई मतलब वो क्या हो गया, उपचयन हो गया। लेकिन उपचयन उपचयन किसका हुआ भाई, तो वो इस कार्बन का हुआ। यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पहले से मतलब CO2 है, ठीक है, और यहाँ फिर कहीं से अगर ऑक्सीजन की फिर वृद्धि हो तब तो बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है कि कार्बन उपचयित हो रहा है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन सी सही है, लेकिन ये बी वाला गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग के मतलब इस अभिक्रिया के अनुसार हमने देख लिया कि फर्स्ट ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन गलत, और थर्ड ऑप्शन सही, और फोर्थ ऑप्शन सही। लेकिन हमें फाइनली यहाँ पे क्या छांटना था, असत्य कथन। तो असत्य कथन हम लोग के ए और बी हैं। ए और बी क्या है, असत्य कथन है ये हम लोग के, तो यही सही ऑप्शन होंगे। और ऑप्शन में यहाँ देख लेते हैं, देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन है कि ए एवं बी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट और मतलब ए और बी जो असत्य कथन है, सत्य कथन हमें सी और डी है, लेकिन हमें असत्य कथन छांटना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन छांटना है। तो असत्य कथन ए और बी है, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन मारा आपका। ठीक है, तो आई होप ये एकदम अच्छे से जो फर्स्ट क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल डिटेल में आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है तो मैं आशा करता हूँ थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड देखिए इस अभिक्रिया में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे इसके लिए मैं ये पेन यूज करता हूँ। देखिए ये हम लोग को एक अभिक्रिया दे दिया है सेकंड प्रश्न में, और इस अभिक्रिया में बोल रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ओके, अभिक्रिया का प्रकार पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे FeO3 यानी वही आयरन ऑक्साइड जब एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और Fe यानी आयरन का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, देखो FeO3 है, आयरन ऑक्साइड है, तो यहाँ से देखो एल्युमिनियम है ये, तो और यहाँ पे देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जा रहा है, यानी यहाँ से Fe को, इसमें से Fe को ये एल्युमिनियम हटा दे रहा है और इसके जगह पे स्वयं चला जा रहा है और Fe को हटा दे रहा है। और ऐसा हमने देखा था, ऐसा किस अभिक्रिया में होता है, तो ऐसा विस्थापन अभिक्रिया में होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ये है डी वाला, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि देखिए FeO3 में से Fe को ये एल्युमिनियम विस्थापित कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है, और फिर उसके जगह पे खुद आ जा रहा है और Al2O3 बना ले रहा है। तो इस तरह से एक तत्व को विस्थापित कर दे रहा है, तो विस्थापित कर दे रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होती है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आई होप ये भी सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सी बोल रहा हूँ 3 नंबर, लौह चूर्ण यानी वही लोहा, आयरन। ठीक है, बोल रहा है कि लौह चूर्ण जो है, ठीक है, क्या करता है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। ओके, एक तरह से लौह चूर्ण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है, तो क्या होता है, इस क्वेश्चन का कहने का यही मतलब है। तो चलो इसको हम लोग इस अभिक्रिया को करा लेते हैं भाई, इस अभिक्रिया को करा लेते हैं। देखिए लौह चूर्ण मतलब Fe वही आयरन, ठीक है, क्या Fe जब यह अभिक्रिया करता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो जब यह अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तो देखिए FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस H2 का निर्माण होता है। ये हाइड्रोजन गैस ऊपर मुझे तीर दर्शाने का मतलब कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो क्या बनता है, ये आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ये दिया है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो, आप जानते हो कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला HCl होता है, या फिर जल का फार्मूला H2O होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर अभी काम आने वाला है। देखिए जो HCl है, अगर इसका फार्मूला जानते हो, ठीक है, तो देखो यहाँ जो इस पे चार्ज होते हैं ना, वो आपस में एक मतलब एक जब यौगिक बनता है, ये एक यौगिक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसमें ना मतलब जो प्लस चार्ज होंगे और माइनस चार्ज होंगे आपस में बराबर होंगे। देखो यहाँ H पे क्या है, एक प्लस है, और जो Cl है उस पे एक माइनस है, तो ये मतलब आपस में देखिए यहाँ पे एक प्लस
और एक माइनस, ये किसी भी कोई भी आप फार्मूला मतलब लेंगे ना तो उसमें ये प्लस माइनस आपस में बराबर रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे H2O है तो देखिए आखिरकार हम H2O ही फार्मूला क्यों लिखते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा मतलब इसको इरेज कर लेता हूँ और एक आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग का जल क्या है, जल हम लोग का H2O है। ठीक है, तो देखो जल H2O है, तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? देखो ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखो यहाँ पे ना जो अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन पे क्या होता है, एक धन चार्ज होता है। इसको आप HCl से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि H पे एक प्लस, इस पे क्लोरीन पे एक माइनस, तभी तो ये आपस में बराबर होंगे, तो ये मतलब एक तरह से ये यौगिक बनेगा। तो देखो H मतलब हाइड्रोजन पे एक प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे देखो H2O लिखा है, H2O लिखने का मतलब कि H दो बार, ठीक है, H दो बार, तो H प्लस प्लस मतलब दो प्लस चार्ज है यहाँ हाइड्रोजन पे। ठीक है, और ऑक्सीजन अकेले है, ऑक्सीजन अकेले कहने का मतलब कि अब इस पे -2 चार्ज होगा, तभी तो नीचे इसके दो या कुछ चीज़ें नहीं लिखी गई हैं। तो आप ये याद यहाँ से मतलब एक सीधे सीधे आप निकाल सकते हो कि अगर हाइड्रोजन यहाँ 2 लिखा है मतलब इससे +1 चार्ज होता है, मतलब यहाँ 2 लिखने का मतलब +2 चार्ज कर रहा है, ऐसा इसलिए कर रहा होगा क्योंकि ऑक्सीजन पे यहाँ -2 चार्ज होगा, तभी H2O का फार्मूला बनेगा। प्लस माइनस ये जो है आपस में बराबर रहने चाहिए। तो H2O में मतलब ना +2 चार्ज होता है हाइड्रोजन पे और -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन पे। ये आप लोग याद रखिएगा। वास्तव में तो हाइड्रोजन पे एक मतलब धन चार्ज होता है, लेकिन यहाँ नीचे 2 लिखा है मतलब इसके 2 अणु H+, तो इसलिए यहाँ पे 2 प्लस चार्ज हो जाता है। तो ये चीज़ मतलब आपको काफ़ी इम्प्रूव करेगी, आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में या फिर आपकी मतलब जो भी फार्मूले हैं उनको बनाने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? सिंपल सा भैया, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करे वही संतुलित रासायनिक समीकरण है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो भाई द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन हेतु रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जैसे आप देखो, जैसे इधर वाली देखो आप देखे होंगे अभिकारक, ठीक है, और ये तीर होती है ना, तीर के जितनी भी इधर वाली चीज़ें होती है वो अभिकारक होती है, तीर के इधर वाली जितनी भी चीज़ें होती है उत्पाद होती है। तो वही बोला कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण वे होती है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने का मतलब कि इधर मान लीजिए, इधर अगर हाइड्रोजन है, मान लीजिए अगर इधर 3 हाइड्रोजन है तो इधर भी 3 हाइड्रोजन रहने चाहिए। ठीक है, ये मतलब जितने अधिक यहाँ देखिए अभिकारक में जितनी चीज़ें रहनी चाहिए उतनी चीज़ें इधर उत्पाद में रहनी चाहिए। तो यही क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण होती हैं जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। इस तरह से भी लिख सकते हो कि संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण होती हैं जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। वही अगर मतलब 3 यहाँ हाइड्रोजन है, 3 यहाँ हाइड्रोजन है, तो भाई इनका द्रव्यमान भी तो आपस में बराबर होगा, तो वही द्रव्यमान संरक्षण का यह नियम के अनुसार हम इसकी डिफिनीशन भी दे सकते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, या संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण है जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो सिंपल यही द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन हेतु मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इसका आंसर आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। अगला प्रश्न हम लोग का 5वां आ जाता है। ठीक है, 5वां प्रश्न क्या है कि निम्न निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ओके, ये हमें ABCD ये कथन दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट कथन दिए हुए कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। ठीक है, तो ये एक कथन दिया है, इसको हमें रासायनिक समीकरण के रूप में पहले लिखना है और फिर इसको संतुलित करना है। तो चलो हम लोग कैसे करेंगे, इन चारों को एक एक कर हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले फर्स्ट 5वें का यहाँ ए मैंने लिख लिया है। फर्स्ट क्या है कि नाइट्रोजन जो है, यहाँ पे देखिए हमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। देखिए नाइट्रोजन लिखा है, यहाँ नाइट्रोजन गैस लिखना चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन भी गैस फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अमोनिया लिखा है। देखो मैं दो चीज़ें लिखता हूँ, एक होता है अमोनिया, क्या होता है, एक होता है अमोनिया और एक होता है आप लोग का अमोनियम। ठीक है, एक क्या होता है, एक आपका होता है अमोनियम। इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ अमोनियम।
इन दोनों में अंतर है, ठीक है। अमोनिया और अमोनियम में थोड़ा सा माइनर अंतर है। देखो अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है और जो अमोनियम का फार्मूला होता है वो NH4 होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग अमोनिया की जगह अमोनियम NH4 का फार्मूला रख देते हैं, लेकिन तभी यह आपका मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम का जो फार्मूला होता है वो NH4 होता है और अमोनिया का फार्मूला जो होता है NH3 होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग इस चीज़ को करते हैं। यहाँ है कि नाइट्रोजन गैस के रूप में यहाँ तो N2 होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन गैस मीन्स वही H2 से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, वो संयोग करके अमोनिया बनाता है। अमोनिया मीन्स NH3 न कि NH4, ठीक है। अमोनिया क्या होती है, NH3 होती है। यहाँ पे हमने देखा NH3 होती है न कि NH4। NH4 जो होता है वो आपका वो अमोनियम होता है। तो अमोनिया का फार्मूला NH3, तो यहाँ आप NH3 रखेंगे। क्लियर। अब चलो इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 2 है, इधर देखो नाइट्रोजन 1 है, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। तो फिर ये तो पूरा गड़बड़ ही गड़बड़ सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, तो चलो देखो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले अगर नाइट्रोजन को संतुलित करूँ तो देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ तो ठीक है, 2 नाइट्रोजन मतलब अभिकारक उत्पाद में दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हाइड्रोजन की देखा जाए तो देखिए 3 दूना का 6 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे 2 ही है। तो अगर यहाँ मैं आगे 3 यहाँ पे लगा देता हूँ तो फिर ये संतुलित हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मैं फाइनली संतुलित कर लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया तो देखिए 2 नाइट्रोजन मतलब इधर देखिए तीर, ये जो तीर है ना, तीर के इधर वाली जो इतनी चीज़ें इसको अभिकारक बोलते हैं, और इधर वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको उत्पाद बोलते हैं। और अभिकारक उत्पाद में परमाणुओं की संख्या मान लीजिए कोई एक तत्व ले रहे हैं तो इधर भी और इधर भी बराबर होनी चाहिए, तभी ये संतुलित होंगी, ठीक है। आई होप आप लोग जानते हो। तो यहाँ देखो ये नाइट्रोजन 2 है, N2 लिखने का मतलब 2 इसके अणु, तो यहाँ भी 2 2n आगे 2 और n लिखा है मतलब इसके भी 2 यहाँ पे हो गए, यानी नाइट्रोजन संतुलित हो गई। अगर हाइड्रोजन देखा जाए इधर, हम लोग इधर उत्पाद में देखें तो देखिए 2 और यहाँ पे 3 नीचे लिखा है, देखिए 2H3 कहीं इस तरह लिखा रहे तो इसका ऐसे गुणा हो जाता है, 3 दूना के 6 मतलब इसके हाइड्रोजन के एक तरह से परमाणु हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 दूना के 6 यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु है, किस में, उत्पाद में, तीर के इधर उत्पाद होता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ अभिकारक में केवल 2 है, H2 लिखने का मतलब कि 2 है। तो अगर यहाँ मैं 3 आगे लगा देता हूँ तो 3 दूना के 6 यहाँ भी 6 हो जाएंगे, और यहाँ भी आप 3 दूना के 6 यहाँ भी 6 हो जाएंगे, और नाइट्रोजन 2 तो नाइट्रोजन 2, यानी संतुलित हो गई है फर्स्ट वाली ए वाली आपकी समीकरण, ठीक है। ये हमने इसको लिख भी लिया समीकरण के रूप में और इसको संतुलित हमने कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को संतुलित करना है। तो 5वें का ए हो गया। चलो अब हम लोग बी कर लेते हैं। बी क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है, वायु में दहन होने पर, वायु में दहन कहने का मतलब कि वही वायु से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है उसको हम, उसका जो फार्मूला होता है वो H2S होता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ठीक है। जब यह वायु में दहन होता है, मतलब वायु में दहन होने का मतलब सिंपल है कि वायु से अभिक्रिया करता है। तो वायु क्या होती है, ऑक्सीजन O2। जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जल बनाता है एवं सल्फर डाइऑक्साइड, जल यानी H2O, तो मैं H2O लिख लेता हूँ, प्लस क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, SO2, ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमने तो इसे रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लिया। अब इसको हमें संतुलित करना है, तो संतुलित अब कैसे करेंगे, चलो इसके लिए हम लोग संतुलित करते हैं। देखो यहाँ पे संतुलित कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे चलो मैं इसी पेन का यूज करता हूँ, लेकिन कलर ये यूज करता हूँ, ठीक है। देखो ये जो हम बार बार यहाँ कहते हैं कि यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, हो सकता है वहाँ 3 रख कर फिर वहाँ 2 करना पड़े, तो इसको बार बार हम लोग करते हैं। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब बार बार वही, कहीं 2 रखना, कहीं 3 रखना, फिर कहीं 2 रखें वहाँ पे काट कर 3 रखना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। इसी तरह मतलब इसको संतुलित करते हैं। और अगर आपके एग्जाम में आ जाए ना, मतलब आपके एग्जाम में ये आ जाए, ठीक है, तो आपको सीधे मतलब पहले रफ पे इसको संतुलित कर लेना है। ऐसा नहीं कि आप सीधे मतलब मेन जो आपका कॉपी है उस पर आप संतुलित करने बैठे और हो सकता है कहीं आप 2 लगाए और फिर वहाँ पे 3 लगाने की जरूरत पड़ जाए, तो फिर आपका गाँव मौज हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो पहले इसको आप रफ पे
संतुलित कीजिएगा अगर संतुलित करने को आता है। और संतुलित करने को तो आता ही है, निश्चित है। 4 आपको देता है संतुलित करने को, 4 ठे। और ये फर्स्ट चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न से ही चारों प्रश्न देता है 4 नंबर का आपको संतुलित करने का। ठीक है, तो पहले उसको आप रफ पे संतुलित करिएगा और एकदम अच्छे से संतुलित कर दीजिएगा, तब अपना जो मतलब जहाँ प्रश्न आप लिख रहे हैं उसको लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग संतुलित करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये मेन ये तीर है। तीर के आप जानते हो कि इधर वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, तीर के जो इधर वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको अभिकारक बोलते हैं, और तीर के इधर वाली जितनी चीज़ें होती हैं उनको उत्पाद बोलते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण का यही नियम कि इधर ये अभिकारक और इधर ये उत्पाद, दोनों तरफ अगर एक मान लीजिए हम मतलब कोई भी अणु लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं, तो इधर भी उतना ही होना चाहिए और इधर भी उतना ही होना चाहिए, दोनों तरफ समान होना चाहिए। तो चलो इसको हम लोग संतुलित करते हैं एक एक चीज़ें। सबसे पहले हम देखो H2, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे पूरे में, यहाँ देखो पूरे इधर मतलब अभिकारक में H2 केवल 2 हाइड्रोजन के अणु है। और अगर इधर देखा जाए तो देखो यहाँ भी H2, उसके अलावा कहीं नहीं है, यानी कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन ठीक ठाक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ देखो ये अगर अकेले लेते हैं तो ये सल्फर होगा। ठीक है, सल्फर यहाँ पे देखो एक है, और अगर यहाँ देखा जाए इधर तो देखो SO2 यानी सल्फर यहाँ भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है, सल्फर भी एक है। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन O2 लिखा है, इधर पूरे में ऑक्सीजन, यहाँ पे O2 लिखने का 2 ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ देखो नीचे O2 यहाँ पे यानी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक O लिखा है, मतलब 3 हम लोग के क्या हो गए, 3 इधर हम लोग के ऑक्सीजन हो गए और इधर 2। तो फिर तो पूरा हम लोग का मामला गलत मतलब गड़बड़ा गया भाई, ये संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले ऑक्सीजन की ही मतलब उल्टी सीधी, ये ऑक्सीजन ही है तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को ही संतुलित कर लेते हैं। तो चलो ऑक्सीजन को कैसे संतुलित करेंगे, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको हम संतुलित कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आगे अगर 2 रख लेता हूँ तो 2 2 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 2 के 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ये भी ठीक रहेगा। लेकिन उससे क्या होगा कि 2 2 के 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। हाँ, ये भी हो सकता है, इसको हम संतुलित कर सकते हैं ऐसे। देखो इसको यहाँ चलो इसी पेन का मैं यूज करता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे मैं अगर हम लोग को ऑक्सीजन को संतुलित करना है, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैं अगर 2 रखता हूँ तो ये 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ तो 2 2 के 4 ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन तो हम लोग का संतुलित हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग को अब ये गड़बड़ा जाएगा, अगर इसको हम लोग संतुलित किया तो ये अब चीज़ें हम लोग की गड़बड़ा जाएंगी, तो अब इनको भी हमें देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे नीचे आपको दिखा रहा है और कहीं नहीं है। और देखो यहाँ पे हम लोग का, देखो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, 2 2 के 4 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे हमें 2 रखना पड़ेगा, तभी तो 2 2 के 4 हम लोग का हाइड्रोजन होगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो फिर हम लोग का सल्फर का काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग का सल्फर का काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सल्फर यहाँ पे हम लोग का 2 हो गया, आगे 2 लिखने का मतलब कि 2 सल्फर, तो यहाँ सल्फर एक ही है, तो यहाँ हमें 2 रखना पड़ेगा आगे। और फिर हम अगर 2 रखते हैं यहाँ, फिर तो ऑक्सीजन का गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हम 2 2 के 4 और यहाँ पे 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ये। तो 6 ऑक्सीजन के लिए अब हमें यहाँ 3 रखना पड़ेगा। तो इस तरह से देखो अब यह बिल्कुल प्योर संतुलित हो गई। तो देखो इसी तरह आपको ऐसे ही इसको, ये जो मेथड है ना, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। कोई नहीं है ऐसा कि मतलब एक ही बार में यहाँ 3 रख दे और उसका सही हो जाए। हाँ, ये तो मतलब ये छोटी छोटी हैं, तो हम लोग को प्रैक्टिस हो चुका है कई बार इसको हल करने का, तो हम एक ही बार बता देंगे कि यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। लेकिन आप हो सकता है आप काफ़ी आपको दिक्कत हो इसको मतलब ऐसे मतलब रखने में, कभी आप 3 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे, कभी काटेंगे, कभी पीटेंगे, तो वो सबके साथ होता है भाई। वो क्या होता है, वो सबके साथ होता है। अब इसको आप मिला लो, एक एक चीज़ें आप एकदम बिल्कुल मिला लो, एक एक चीज़ें सही है, कहीं भी मतलब कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे देखो 2 2 के 4 हाइड्रोजन इधर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 2 के 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन और इधर भी 4 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सल्फर को देख लेते हैं, यहाँ पे S मतलब है और इसके आगे ये 2 है, मतलब 2 सल्फर, और यहाँ देखो 2S लिखा है, मतलब 2 सल्फर, यहाँ भी सल्फर का काम क्लियर बराबर है। अब देखो ऑक्सीजन देखते हैं, देखो यहाँ पे हमने 2 को यहाँ पे काटा है हमने, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे और मैं लिख लेता हूँ दोबारा,
यहाँ पे आगे यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर 3 है तो ये इस चीज़ को आप लोग देखो, ये यहाँ से 3 दूना के 6, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इधर देखो ऑक्सीजन यहाँ पर ओ लिखा है ये, और इसके आगे ये 2 है, इसके आगे 2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ, और देखो यहाँ पे ओ लिखा है और ये 2 दूना के 4, यानी 4 यहाँ और 2 यहाँ, 6 ऑक्सीजन, यानी इधर भी 6 ऑक्सीजन और यहाँ भी 6 ऑक्सीजन, यानी पूरी तरह ये संतुलित है आपकी ये पाँचवीं, हमने इसको अच्छे से ये संतुलित कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एकदम समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें, ठीक है। बी वाला पांचवा का। अब चलिए इसका हम लोग सी वाला प्रश्न है उसको करते हैं, ठीक है। सी वाला प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पे सी वाला प्रश्न है आप लोग का कि एल्युमिनियम सल्फेट, ओके, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, ठीक है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये बार बार लड़के बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा पहले समझाता हूँ। देखो एक बी ए होता है, ये मैं ये पेन ले लेता हूँ, ये गड़बड़ है, ठीक है। देखो एक बी ए होता है, एक मिनट यार, ये ओके, यहाँ पे देखो एक बी ए होता है, इसको हम बोलते हैं बेरियम, जो अभी ये आपके प्रश्न में पूछा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेरियम, ये जो बेरियम है, ठीक है, उसका बी ए होता है प्रतीक। एक होता है बी ई, इसको बोलते हैं बेरिलियम, बेरिलियम, ठीक है। और एक होता है आपका बी आई, इसको बोलते हैं बिस्मथ, बिस्मथ। इसमें इसमें काफ़ी सारे लड़कों को कन्फ्यूजन होती है, ये बिस्मथ तो आखिरकार पहचान जाते हैं लड़के, लेकिन ये जो मतलब बेरियम और बेरिलियम है, देखिए इनका नाम भी एक टाइप का है, और एक का मतलब एक का प्रतीक बी ए है और एक का बी ई है। तो कभी कभी लड़के ना बेरिलियम की जगह बेरियम ऐसे, और बेरियम की जगह बेरिलियम लिख देते, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ये माइनर डिफरेंस होता है। ये बेरियम होता है, इसका प्रतीक होता है बी ए, या फार्मूला होता है बी ए, और जो बेरिलियम होता है उसका होता है बी ई, ठीक है। तो बेरियम और बेरिलियम में अंतर है, आप एक ही मत समझ जाइएगा कि बेरियम मीन्स बेरिलियम, ये गलत हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। तो बेरियम एक अलग है, ठीक है, जिसका आपका प्रतीक बी ए होता है, और बेरिलियम एक अलग है जिसका आपका प्रतीक बी ई होता है, ठीक है। तो बेरिलियम और बेरियम अलग अलग चीज़ें हैं, और एक बी आई से तो बिस्मथ होता ही, ये आप आई होप जानते होंगे। तो चलिए अब इस चीज़ को मैं इरेज कर लेता हूँ, आई होप आपको मैंने अच्छे से इस चीज़ को बता दिया। तो देखो यहाँ पे हमें है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, ठीक है। चलो हम लोग लिख लेते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट आप लोग का क्या होगा, हम लोग का एल्युमिनियम जो सल्फेट होगा वो Al2SO4 थ्राइस, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ Al2SO4 थ्राइस होगा, ये फार्मूला होगा एल्युमिनियम सल्फेट का। अब आप लोग कहोगे कि आपने कैसे ये मतलब फार्मूला लिख दिया, क्या आपको याद है? तो देखो ऐसे तो मुझे याद है, लेकिन आप कैसे लिखोगे, तो देखो इसके लिए कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो SO4 जो होता है सल्फेट, इसको आयन बोलते हैं, और इस पर -2 चार्ज होता है, ठीक है, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। और जो एल्युमिनियम होता है ना, एल्युमिनियम इससे +3 चार्ज होता है, ठीक है। अब हमें एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला बनाने हैं, तो हम सिंपल अगर लिखते हैं कि AlSO4, मतलब हम लोग का ऐसा सिंपल लिख देते हैं कि AlSO4 मतलब एल्युमिनियम सल्फेट। तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 चार्ज होता है और यहाँ पे +3 चार्ज होता है। अब हमें किसी भी यौगिक में ये चार्ज को भी बराबर करना होता है, तो चार्ज को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि अगर नीचे मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, तो ये 2 3 6, यानी 6 एल्युमिनियम +6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैं नीचे 3 यहाँ पे रख देता हूँ, तो 3 दूना 6, यानी -6 हो जाएगा। तो यानी फाइनली जो एल्युमिनियम जो सल्फेट है उसका फार्मूला Al2 और SO4 थ्राइस होगा, ये फार्मूला होगा। तो इस तरह से ये फार्मूला भी बनाया जाता है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे ये जो चीज़ लिखी है ना, उसी मतलब इसी मेथड के अनुसार ये चीज़ें लिखा है। हालांकि मुझे ये सीधे ये फार्मूला याद है एल्युमिनियम सल्फेट का कि Al2SO4 थ्राइस होता है, लेकिन आपको अगर याद नहीं होगा तो इसी तरह ये फार्मूला बनाना पड़ेगा। हाँ, इसमें टाइम काफ़ी लगेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो फिर आपका ये सारी जो चीज़ें हैं ना काफ़ी आसान हो जाती हैं। मेन प्रैक्टिस है भैया, मेन क्या है, प्रैक्टिस है। तो चलो इस चीज़ को मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको संतुलित करते हैं।
तो देखो ये एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। एल्युमिनियम सल्फेट यहाँ बोल रहा है कि जब अभिक्रिया करता है किससे, बेरियम क्लोराइड से। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप बेरिलियम मत बोलिएगा, मुझसे भी कहीं मुंह से निकल जाए बेरिलियम बेरियम की जगह, तो आप माफ़ करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है। ठीक है, तो बेरियम, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड तो BA, ठीक है, BaCl2, ये आपका क्या होता है कि बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है। अब मैंने ये कहोगे कि ये आपने फार्मूला कैसे लिखा, तो देखो जो Ba होता है बेरियम, इस पे +2 चार्ज होता है। ठीक है, और जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। अब आप लोग कहोगे कि ये क्या हमें सब कुछ ये याद करना पड़ेगा, ये कि किस पे कितना चार्ज होता है। तो देखो कुछ तो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग को यूज कर सकते हो और निकाल सकते हो। कैसे, जैसे आपको कुछ फार्मूला याद होगा, जैसे नमक का फार्मूला आपको याद होगा कि नमक का फार्मूला NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे 2 और 3 कुछ भी नहीं लगा है, इसका मतलब कि इस पे +1 चार्ज होगा, इस पे -1 चार्ज होगा। इसका मतलब क्लोरीन पे इनिशियल -1 चार्ज होता है। ठीक है, और जो सोडियम होता है इस पे +1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे उससे आप ले सकते हो कि हाँ क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। अगर किसी और पे मतलब आपको मतलब जैसे मतलब ज्ञात करना है कि मतलब कोई अदर आ जाए कि उस पे हमें ज्ञात करना है, हमें नहीं मालूम है, तो उस क्या होगा, तो ये इन्हीं फार्मूले के अनुसार आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे जैसे देखो हाई H2O हो गया, H2 हो गया, तो H2O में आप जानते हो कि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है। अब ऑक्सीजन पे नहीं मालूम है और ऑक्सीजन के इधर नीचे कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे -2 चार्ज होगा, तभी तो, क्योंकि H2 यहाँ लिखने का मतलब कि H+ और H+2 है, मतलब +2 चार्ज है हाइड्रोजन पे, और यहाँ कुछ नहीं लिखने का मतलब कि यहाँ पे -2 चार्ज होगा, इसलिए नीचे ये 2 नहीं लिखा गया। अगर वही -1 चार्ज होता है यहाँ पे, तो नीचे यहाँ पे इसको भी H2O2 ये ऐसे करना पड़ता है, अगर ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे +2 और -2 आप चार्ज बराबर करना होता। तो ये चीज़ ये मतलब ये आपकी प्रैक्टिस से मतलब होंगी। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस बार बार इस चीज़ को करते हो तो आपको सारी चीज़ें याद भी लगभग हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए कि ये हम लोग का बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा। अब देखो जब हम लोग का क्या है कि एल्युमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से, मतलब एल्युमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड, ओके, हमें क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब देखो, अब देखो एल्युमिनियम क्लोराइड Al और Cl3 आप लिखोगे, क्यों, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि Al जो एल्युमिनियम होता है इस पर +3 चार्ज होता है और क्लोरीन जो होता है इस पर -1 चार्ज होता है, तो हमें +3 चार्ज है भैया एल्युमिनियम पे, तो क्लोरीन पे भी -3, उसके बराबर बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे नीचे 3 रखेंगे। नीचे 3 रखने का मतलब कि जो क्लोरीन है ये ऐसे 3 बार है माइनस माइनस, तो ये तीनों जुड़कर -3 हो जाएगा। तो यहाँ +3 और -3 चार्ज भी आपस में बराबर हो गए, तभी ये देखो चार्ज आपस में बराबर होंगे तभी ये फार्मूला सही होगा। ठीक है, मतलब एक तरह से आपस में बंद बनाकर यौगिक बनाएगा, ये सिंपल लैंग्वेज में समझे तो। ठीक है, तो देखो ये दोनों मतलब अभिक्रिया कर ये एल्युमिनियम जो सल्फेट है और बेरियम जो क्लोराइड है, ठीक है, अभिक्रिया कर एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट, ओके, बेरियम सल्फेट मीन्स BaSO4, देखो बेरियम सल्फेट मीन्स BaSO4, बेरियम सल्फेट का निर्माण, इसको मैं क्वेश्चन में रख लेता हूँ, बेरियम सल्फेट का निर्माण करते हैं। अब देखो यहाँ मैं नीचे 2 3 कुछ नहीं लगाया, ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो बेरियम होता है Ba इस पे +2 चार्ज होता है। ठीक है, और जो हम लोग का सल्फेट होता है इस पे माइनस, जो सल्फेट आयन होता है ना, यानी जो SO4 होता है इस पे -2 चार्ज होता है, तो यहाँ +2 और -2 आपस में बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई वहाँ पे नीचे 1 2 3 ऐसा रखने की कोई भी यहाँ पे कलाकारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलो इसको हम लोग संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखो संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले ये मैं पेन ले लेता हूँ कि बार बार मिटता रहे। देखो ये हम लोग का आप जानते हो कि इधर जितनी चीज़ होती है तीर के इधर अभिकारक होती है और तीर के इधर बाद वाली चीज़ें उत्पाद होती हैं, तो हमें संतुलित करना मतलब यही कि अभिकारक और उत्पाद में किसी एक तत्व को लेते हैं तो वो मतलब जितना अभिकारक में है उतना उत्पाद में होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे ही हम सारे तत्वों को ऐसे करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग एक एक चीज़ों को बार बार देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ इधर हम लोग पूरे में देखें तो देखो इधर पूरे में हम देखेंगे तो यहाँ Al2 लिखा है, यानी एल्युमिनियम कितना है, 2 है। और इधर हम लोग देखें, इधर देखें तो देखो यहाँ एल्युमिनियम क्या है, यहाँ पे केवल एल्युमिनियम है और अकेला 1 है, तो यहाँ एल्युमिनियम 2 और यहाँ एल्युमिनियम 1, तो फिर ये गड़बड़ हो गया। तो इसको अब हम लोग संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने के लिए इसका आगे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो 2 एल्युमिनियम यहाँ और 2 एल्युमिनियम यहाँ होगा। तो चलो इसको मैं परमानेंटली इस पेन का यूज कर लगा लेता हूँ, तो यहाँ मैं 2 लगा लेता हूँ। ठीक है, चलो 2 हम लोग का एल्युमिनियम इधर, 2 एल्युमिनियम इधर हो गया। हम लोग का एल्युमिनियम तो ठीक है भाई, 2 एल्युमिनियम यहाँ 2 एल्युमिनियम यहाँ, लेकिन
अभी तो और भी सारी चीज़ें हैं इसमें। अब देखो हम SO4 सल्फेट है, और SO4 यहाँ देखो SO4 थ्राइस है, मतलब SO4 थ्राइस मतलब सल्फेट के 3 आयन हैं। देखो यहाँ इस चीज़ को मैं लिख कर बता देता हूँ थोड़ा, 1 मिनट। देखो ये SO4 थ्राइस लिखने का मतलब कि SO4 ये 3 बार है, ये SO4 नीचे थ्राइस लिखने का मतलब कि, ठीक है। तो इसको 3 बार है, मतलब SO4 मतलब सल्फेट के 3 आयन है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये 3 परमाणु है, तो इधर भी हम लोग का 3 रहना चाहिए। तो चलो इधर 3 है, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो सल्फेट के मतलब 3 आयन है, एक तरह से हम बोल सकते हैं 3 सल्फेट है। इधर देखो SO4 अकेला है भैया, तो फिर गड़बड़ है। तो अकेला है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ इसके आगे 3 लगाएंगे। ये नहीं कि आप यहाँ नीचे 3 लगा दोगे, नीचे आप 3 लगा दोगे तो फिर ये प्लस और माइनस वाला ऊपर वाला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आगे आप 3 लगाओगे, ठीक है, 3 आगे लगाओगे तो प्लस माइनस पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ 3 लगा देते हो, देखो अगर यहाँ नीचे 3 लगा देते हो तो आपका क्या होगा हाल, देखो Ba हम लोग का SO4 है, बेरिलियम सल्फेट है, और जानते हो कि बेरिलियम पे +2 चार्ज है और सल्फेट पे -2 चार्ज है, और हमें 3 लगाना है। तो 3 हम आगे लगाएंगे कि इसके नीचे लगाएंगे, तो आगे लगाएंगे। आगे क्यों लगाएंगे, क्योंकि आगे लगाएंगे तो ये चार्ज पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर ये नीचे लगा देते हो तो देखो ये 3 गुना का 6 माइनस चार्ज हो जाएगा और ये +2 चार्ज ही रहेगा, तो फिर ये चार्ज गड़बड़ हो जाएगा, तो ये फार्मूला आपका गड़बड़ हो जाएगा एक तरह से। इसीलिए इसके आगे हम ये 3 लगाएंगे, न कि यहाँ नीचे, ठीक है। तो चलो हमने 3 यहाँ पे नीचे इसके लगा लिया, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अब देखो हमने 3 लगा लिया, तो देखो हम लोग का सल्फेट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सल्फेट 3 हो गया, ठीक है। एल्युमिनियम 2 था, एल्युमिनियम भी 2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग का बेरियम है, ठीक है, Ba, ठीक है, अकेला है, लेकिन देखो यहाँ बी है, बेरियम है और इसके आगे ये 3 है, मतलब बेरियम 3 है और यहाँ बेरियम 1 है, तो यहाँ भी हमें 3 लगाना पड़ेगा। तो चलो परमानेंटली यहाँ मैं 3 लगा लेता हूँ इस पेन का यूज करके। यहाँ पे मैं 3 लगा लेता हूँ, 1 मिनट इसी पे। चलो ये 3 है, मान लो, समझ लेना, ठीक है। ये 3 मैंने लगा लिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे, ठीक है, 3 बेरियम 3 बेरियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग क्लोरीन को देख लेते हैं भैया, क्योंकि सारी चीज़ें हमने देख ली है, क्लोरीन हम लोग का एक बाकी है, ठीक है। तो देखो Cl2 लिखा है और आगे 3 है, मतलब 3 दूना के 6 क्लोरीन है। यहाँ पे कितना है, 6 क्लोरीन है, कितना, 6, क्योंकि यहाँ देखो नीचे 2 लिखा है और 2 से इसमें आगे 3 है, तो गुणा होगा तो 6 क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 और दूना के 6 क्लोरीन, यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ Cl3 लिखा है, आगे 2 लिखा है, गुणा हो जाएगा तो 3 दूना का 6 क्लोरीन। यानी सारी चीज़ें हम लोग की लगभग बराबर हो गई, आप देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग की एकदम संतुलित हो गई। एक एक चीज़ें, रुक जाओ, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और उसके बाद एक बार सारी चीज़ें हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो ये पूरी तरह से संतुलित हो गई। अगर देखा जाए कैसे संतुलित हो गई, तो देखो यहाँ एल्युमिनियम हम लोग का 2, यहाँ देखो एल्युमिनियम हम लोग का 2 और कहीं नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सल्फेट 3 है, SO4 नीचे थ्राइस लिखेंगे हमको, मतलब 3 है यहाँ पे सल्फेट। इधर पूरे हम लोग के क्या है कि इधर मतलब 3 ही है सल्फेट यहाँ पे, ठीक है। इधर इधर देखा जाए तो SO4 यहाँ है और आगे 3 है, मतलब 3 सल्फेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेरिलियम देखा जाए तो 3Ba, मतलब 3 बेरिलियम, यहाँ देखिए 3Ba 3 बेरिलियम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर Cl2 यहाँ पे क्लोरीन है लेकिन आगे 3 है, तो गुणा होगा 3 दूना के 6 क्लोरीन, यहाँ पे देखो 2 है और ये Cl3 है, गुणा होगा 3 दूना के 6 क्लोरीन, यानी सब चीज़ें बराबर है, बिल्कुल राइट है। यानी इस तरह से हमने इसको भी संतुलित कर लिया, ठीक है। तो ये देखो ये संतुलित करने के ये सब तरीके होते हैं समीकरण को, ठीक है, और फार्मूले लिखने के तरीके होते हैं। आई होप आप लोग को ये जो सी वाला चीज़ है एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम इसका डी वाला करते हैं। जो डी वाला है ये क्या है, इसमें है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको भी हम संतुलित कर लेते हैं। पहले तो हम समीकरण में परिवर्तित कर लेते हैं, जो यहाँ पे कहा है पहले रासायनिक समीकरण में परिवर्तित कीजिए, उसके बाद संतुलित कीजिए। तो चलो पहले देखो पोटेशियम धातु, पोटेशियम का आप लोग जानते हो प्रतीक के होता है, 1 मिनट ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, के होता है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पोटेशियम धातु का है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ अभिक्रिया करने का मतलब जल यानी वही H2O के साथ जब अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH का निर्माण करती है, ठीक है, एवं हाइड्रोजन
गैस बनाती है। हाइड्रोजन गैस कहने का मतलब कि H2 गैस, गैस का इस तरह हम लोग प्रतीक दर्शा देते हैं, ठीक है, ये बनाती है। तो ये तो हम लोग का रासायनिक समीकरण के रूप में हमने ये जो लिखा था ये चीज़, इसको हमने परिवर्तित कर लिया। अब इसको हमें संतुलित करना है, तो संतुलित कैसे करेंगे, तो चलो संतुलित हम लोग कर लेते हैं। देखो यहाँ पोटेशियम अकेले है और इधर देखो पोटेशियम यहाँ अकेले है और कहीं नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ H2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन देखो यहाँ H2 और H 3 हाइड्रोजन है, फिर ये गड़बड़ है चीज़, और ऑक्सीजन यहाँ अकेला है, तो यहाँ अकेला है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें H2 गड़बड़ कर रहा है, तो H2 को संतुलित करेंगे, और जब H2 को हम लोग संतुलित करने जाएंगे तो उसकी वजह से हो सकता है कि ऑक्सीजन या पोटेशियम गड़बड़ हो जाए, तो फिर उनको भी एक बार देखेंगे। तो चलो हम एक बार सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ अगर यहाँ पे हम लोग का, ठीक है, H2 यहाँ पे देखो, H2 क्या है, हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे एक 3 है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहाँ आगे इसके 2 लगा देता हूँ तो 2 2 के 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तो 4 4 हो जाएंगे। तो चलो यहाँ मैं अगर आगे यहाँ पे 2 लगा लेता हूँ तो देखो यहाँ H लिखा है, H लिखने का मतलब कि यहाँ 2 और यहाँ H लिखने का मतलब 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 2 हाइड्रोजन 4, और यहाँ मैं अगर 2 लगा देता हूँ तो यहाँ 2 2 के 4 हाइड्रोजन, यहाँ अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का मतलब ये हाइड्रोजन को तो हम संतुलित कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे मैं चीज़ें सारी मतलब लिख लेता हूँ, 1 मिनट, परमानेंटली इससे, इस पेन का यूज कर यहाँ मैंने 2 रख दिया और यहाँ मैंने 2 रख दिया। 2 रखने से क्या होगा, देखो इधर इधर जो है ये तीर के इधर हम लोग अभिकारक में देखते हैं हाइड्रोजन, तो 2 दोनों का 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अगर इधर देखा जाए तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि H2 लिखा है और यहाँ 2 आगे है और यहाँ H है, मतलब 2 यहाँ हाइड्रोजन, मतलब ये फाइनली ये जोड़कर 4 हाइड्रोजन इधर भी, ठीक है, यानी हाइड्रोजन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देखो हाइड्रोजन को संतुलित करने के चक्कर में हमने ऑक्सीजन को गड़बड़ कर लिया। क्यों? क्योंकि देखो अब ऑक्सीजन यहाँ पे देखो अकेला है और आगे 2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन हो गया। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन आगे मतलब बीच में KOH है, मतलब ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 अणु है लेकिन आगे 2 है तो 2 है, तो ऑक्सीजन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन इसी की वजह से ही संतुलित हो गया। लेकिन अब पोटेशियम देखते हैं, पोटेशियम यहाँ देखिए K है ना, K को पोटेशियम बोलते हैं, ठीक है, तो K है लेकिन इसके आगे 2 है, लेकिन यहाँ देखो पोटेशियम अकेला है, तो हमें यहाँ इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, तभी ये संतुलित होगा, ठीक है। तो देखो अब इस प्रकार ये पूरा का पूरा संतुलित भी हो गया। देखो आप इसको चेक कर लो, एक एक चीज़ें आप लोग चेक कर लो, सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल बराबर है। देखो अगर पोटेशियम देखें तो 2 पोटेशियम, यहाँ भी देखो 2 पोटेशियम, ठीक है। अगर हम लोग ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है और इसके आगे ये 2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन है, इसके आगे 2 है तो 2 ऑक्सीजन, और कहीं ऑक्सीजन इसमें है ही नहीं। अगर हम लोग हाइड्रोजन देखें तो 2 2 के 4 यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो यहाँ पे H लिखा है और आगे 2, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ, और H2 यहाँ, मतलब 2 2 4 हाइड्रोजन यहाँ। ये पूरी तरह से यानी हम लोग का संतुलित हो गया, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये 5वें प्रश्न का D था, हमने इसमें 4 इसमें समीकरणों को लिखा और उसे संतुलित किया। तो ये चारों आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 6वां प्रश्न है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, ठीक है। ये कुछ रासायनिक समीकरण दी हुई है, इसको संतुलित करना है। तो देखो यार ये वीडियो ऑलरेडी लगभग 40-50 मिनट की हो गई है, तो आप इसको संतुलित करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से संतुलित कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही हम रहने देते हैं 5वें प्रश्न तक ही, ठीक है। तब तक इन 5 प्रश्नों का आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में, जी हाँ मेरे दोस्त, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो बस थैंक यू।